तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था उत्कला उत्तक। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो तंत्रिका उत्तक ये उत्तक है जो हमें पता है ये उत्तक आगे जाके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो इसको न्यूर यानी नर्व टिश्यूज भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है तंत्रिका की, यदि हम बात देखें तो उत्पत्ति के बारे में देखें तो यहां पर जो है उत्पत्ति, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है वो होती है एक्टोडर्म से। इसकी उत्पत्ति प्रिय मित्रों किससे होती है? एक्टोडर्म से। तो यह ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म से इसका निर्माण होता है। और इसका जो निर्माण कौन करते हैं? इसका निर्माण करते हैं न्यूरॉन करते हैं। इनको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इनके जो अध्ययन है यानी अध्ययन इसका किसमें किया जाता है? तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट होता है जिसमें तंत्रिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका उत्तक हो या तंत्रिका तंत्र हो या तंत्रिका कोशिका हो, उसका न्यूरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कभी आपने देखा होगा ब्रेन से संबंधित कोई शिकायत होती है तो संबंधित पेशेंट को न्यूरोलॉजी विभाग में भेजा जाता है। तो यह जो तंत्रिका वाला मैटर है वो क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th में भी महत्वपूर्ण है। ये सभी में दिया गया है। 9 से लेकर यदि हम 12th में चलते हैं, 8th में भी इसका मैटर है, तंत्रिका कोशिका के बारे में है। और रिट में स्पेशली महत्वपूर्ण फैक्ट है ही ये। और प्लस यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जो जीव विज्ञान से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तमाम बच्चों के लिए यह तंत्रिका तंत्र वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। और इनको हम आसान भाषा में समझते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहां पर आपने सीखा उत्पत्ति, निर्माण और अध्ययन के बारे में। अब यहां पर यदि हम संरचना देखें प्रिय मित्रों तंत्रिका उत्तक की, तो तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो यहां पर अभी हमने कहा था, एक शब्द यूज किया था, न्यूरॉन को प्रिय मित्रों कहा जाता है तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब इसकी यदि हम संरचना देखें, बहुत आसान संरचना है। ऊपर वाली जो इसके दो भाग होंगे, अभी हम इसका पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10th में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ब्रेन वाला पार्ट है उसके अंदर ये देखिए, इस प्रकार से आपको एक स्टार बनाना है प्रिय मित्रों। इस प्रकार से आपको एक स्टार बनाना है और यहां से जैसे ये चांद की तरह आकृति में काटना है। चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार आप मेरे साथ में जैसे ही बनाएंगे तो आप पूरा सीख जाएंगे। इनके कोने होते हैं 4। एक कोना, तो यहां से आपको एक स्टार ऐसे लेना है अर्धचंद्राकार। फिर यहां से यह दूसरा लेना है। फिर यहां से इसको ऐसे ले आना है। फिर इसको इस प्रकार से ले आना है। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भाग आप बनाना सीख गए होंगे। कुछ नहीं है, पॉइंट को उठाते हुए इस प्रकार 4 चांद बनानी है, यह बन गई। फिर आगे क्या करना है प्रिय मित्रों, यहां पर ये जो संरचना आ रही है इसको सीधा ले जाना है। कहीं पर भी इसको काटना नहीं है, यह सीधा जाएगा यहां से और आगे जाकर यह इस प्रकार से क्या हो जाता है, बंट जाता है। और यहां पर हम कहीं यह इस प्रकार से चला जाएगा तो ये यहां से इस प्रकार से हम इसको डिवाइड आगे कर देते हैं। आगे यहां पर यह गुंडीनुमा संरचना में बदल जाता है। अभी हम इनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे तंत्रिका के बारे में आपके भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हमने
इस बोर्ड के हिसाब से थोड़ा छोटा बनाया है, इस एक जोन को आप थोड़ा लंबा बना लेना। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। फिर यहां से यह जो इस प्रकार से यहां ये कोशिका ये आएगी, ये वाला भाग, ये वाली इस प्रकार से संरचनाएं बनती है। अब हम इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। तो चलिए प्रिय मित्रों, ये अंदर वाला यदि हम इस मैटर को देखें तो यहां पे ये कोशिकाएं होती है या केंद्रक होता है, ये इस प्रकार से। बिल्कुल इसके बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे जिससे आपका तंत्रिका तंत्र आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां पर इसमें इस प्रकार से कलर भर देते हैं। फिर यहां पर ये जो शाखानुमा संरचनाएं यहां से निकलेगी, ये इस प्रकार से यहां पर ये होते हैं। आप जैसे सींग की तरह हम इसको बना सकते हैं। ये इसके अंदर होगा केंद्रक। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं। यह हमारे पास प्रिय मित्रों तंत्रिका कोशिका है। इनको कहा जाता है डेंड्रोन। डेंड्रोन कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोशिका काय। कोशिका काय, जिसे अंग्रेजी में साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। यह होता है इसका केंद्रक। केंद्रक, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसको कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, इसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूरॉन वाला होता है, जैसे कोशिका में होगा उसको साइटोप्लाज्म कहा जाएंगे, क्योंकि साइटो को कोशिका कहा जाता है तो प्लाज्मा को साइटोप्लाज्म, इसको न्यूरॉन कहा जाता है तो ये न्यूरोप्लाज्म होता है। और ये जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण कण दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं निसल के कण। ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण है, निसल के कण कहलाते हैं। अभी हम इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर ये वाला जो भाग है पतला तंतु निकलता है, इसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन कहते हैं यानी एक शोन, इसको एक्सोन कहा जाता है। ये वाला जो बाहरी आवरण है वो न्यूरोलेमा होता है। न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा का आवरण होता है। अंदर जो इसके प्रिय मित्रों यहां पर ये लिक्विड के रूप में इसका भरा हुआ रहता पोर्शन होता है, ये इस प्रकार से। तो यहां पर इसको अभी हम इनके नाम लिखेंगे, पहले हम इसकी डिजाइन तैयार कर देते हैं। तो चलिए, ये इसके अंदर जो होता है इस वाले भाग को कहते हैं माइलिन। माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद कहते हैं। और यह जो कोशिका होती है एक केंद्रीय स्वान कोशिका, स्वान कोशिका होती है, स्वान कोशिका। फिर इसके अंदर ये जो शाखा के रूप में बटा हुआ होता है इसको कहते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया। फिर यह जो गुंडी होती है इसको कहते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। नोब, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, गुंडी कहा जाता है। यह हमारे पास में है न्यूरॉन या तंत्रिका जो कोशिका है, इसकी एग्जैक्ट संरचना है। अब देखिए गलती कहां पर हम करते हैं प्रिय मित्रों। एग्जामिनर जब भी आपको देखता है तो ये वाला भाग होता है, हम क्या करते हैं इसको यहां बीच में से काट देते हैं। ध्यान रखें ये एक्सोन वाला भाग कभी कटता नहीं है,
ये सीधा बाल की तरह होता है, एकदम सीधा होता है, बीच में कटता नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखें, ये वाला जो भाग होगा इन दोनों के बीच का, ये वाला भाग कहलाएगा इंटरनोड। इंटरनोड परीक्षा में प्रश्न यदि आएगा तो इनमें से ही पूछे जाते हैं, ये क्या होते हैं। तो यहां पर एक बार हम इसका वर्णन करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। आप डायग्राम बना लेना, थोड़ा एक जोन को थोड़ा सा लंबा बना के। प्रिय मित्रों, दो भाग होते हैं, एक तो होता है इसका कोशिका काय होता है, एक होते हैं इसके प्रवर्ध, यानी प्रवर्ध होते हैं। एक कोशिका काय होता है, एक प्रवर्ध होते हैं। कोशिका काय तारानुमा संरचना होती है, तारे के आकार की संरचना होती है, जिसके भाग को कोशिका काय है। इसमें एक केंद्रक होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। जो प्लाज्मा होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, साथ में एक निषेल के कण भी पाए जाते हैं। और ये निषेल के कण किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे हम लिखेंगे कि किसका क्या निर्माण करते हैं ये निषेल के कण, प्रोटीन का। एक ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है। सेंट्रोसोम का अभाव होता है, ध्यान रखें, इसका अभाव होता है। सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिससे ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है? ये सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में सहायक है। जब हमने देखा है समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हम सेंट्रोसोम की चर्चा करते हैं। तो सेंट्रोसोम नहीं होने से ये कोशिका ही एक बार यदि खत्म हो जाती है तो कभी भी वापस विभाजित नहीं होती है। तो यहां पर हम कहें, इसीलिए तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है। तंत्रिका कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? आंसर होगा सेंट्रोसोम। पहला क्लियर ये। इसीलिए कहते हैं कि एक बार यदि आपने बर्डन से, चिंता से यदि आपके शॉर्ट सर्किट ब्रेन के उड़ जाते हैं तो आप वापस ठीक होने में बहुत कम समय लगता है, यानी नहीं ठीक नहीं हो सकते। यह तो भगवान की मेहरबानी होती है, किसी कारणवश ठीक हो जाए। तो इसलिए कहते हैं हंसते रहिए, प्रसन्नचित रहिए, जिससे आपका ट्रांसमीटर है, ये ब्रेन है, वो अच्छे से काम करता रहे। तो यहां पर सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति में कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती, अभाव में। अब हम बात करते हैं इसमें जो पाए जाते हैं प्रवर्ध। इसमें प्रवर्ध दो प्रकार के होते हैं, एक डेंड्रोन होते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका काय के आधार, कोशिका काय से निकलते हैं, यानी और इनके आधार ये द्विशाखित होते हैं। जब निकलते हैं द्विशाखित होते हैं, आगे ये और भी शाखाओं में बढ़ जाते हैं और यह प्रवर्ध शाखित होते हैं। आधार से इस प्रकार से होते हैं, आपने कभी गुआर पाटा देखा होगा प्रिय मित्रों, गुआर पाटे की तरह ये होते हैं। आधार से ये मोटे होते हैं, ऊपर से ये पतले होते हैं। इनकी विशेषता ये है। ये डेंड्रोन है, और ये डेंड्रोन जब बहुत सारे हो जाते हैं इन्हें डेंड्रोइन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रोन्स कहा जाता है। और हिंदी में दृश्य कहीं भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए, ये करते क्या हैं? ये प्रिय मित्रों, यह सूचनाओं को कोशिका काय तक लाने का काम करते हैं। डेंड्रोन्स क्या करते हैं? जो भी सूचनाएं होती है उनको कहां पर लाने का काम करते हैं? कोशिका काय की तरफ लाने का काम करते हैं। जैसे जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लाती है, वैसे ही क्या करता है यहां पर ये डेंड्रोन सूचनाओं को विभिन्न अंगों से, संवेदी अंगों से कहां पे लाने का काम करेंगे? कोशिका काय तक करेंगे। फिर इनमें इस तंत्रिका जो कोशिका काय है, इनके मध्य भाग से एक पतला तंतु निकलता है जिसे एक्सोन कहते हैं। यह अशाखित होता है, लेकिन यह सिरे पर, अंतिम सिरे पर यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं। प्रिय मित्रों, क्या कहते हैं? इनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। फिर यहां पर इनके अंतिम टीलोडेंड्रिया वाले भाग पर गुंडीनुमा संरचना होती है जिसे सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। अब यदि हम देखें एक्सोन के चारों तरफ, एक्सोन के चारों तरफ क्या होता है? न्यूरोलेमा का आवरण होता है। न्यूरोलेमा का आवरण होता है, और इस न्यूरोलेमा का आवरण है, और एक्सोन तथा न्यूरोलेमा के बाहर की तरफ मध्य में क्या होता है? यहां पर माइलिन का आच्छद होता है, माइलिन भरा हुआ रहता है। और इस न्यूरोलेमा का निर्माण श्वान की कोशिका करती है। ध्यान रखें, श्वान की कोशिका का आकार इस प्रकार से होता है। यहां पर यह है, श्वान की कोशिकाएं
करती है। तो न्यूरोलेमा का निर्माण श्वान की कोशिका करेगी और न्यूरोलेमा व एक्सोन के मध्य जो भाग होता है रिक्त स्थान, उसमें माइलिन पाया जाता है। और यहां पर एक जब हम संरचनाएं देखते हैं तो यहां पर हम कहते हैं ये एक्सोन है, ये न्यूरोलेमाई यहां पर। न्यूरोलेमा क्या करती है, कुछ दूरी पर एक्सोन के पास में आ जाती है। तो यहां पर यह किसका निर्माण करती है, एक्सोन के पास में आ जाने पर यह एक गुंडीनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो यह क्या करते हैं, जो इनके पास में जो सूचना आती है उनकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देते हैं, गुना बढ़ा देते हैं। और दो जो हमारे पास में रेनवियर के नोड, इन नोड को क्या कहा जाता है प्रिय मित्रों, इन नोड को कहा जाता है रेनवियर के नोड कहा जाता है। यानी न्यूरोलेमाई पास में आती है, उन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। ध्यान रखें, रेनवियर के नोड कहते हैं। यानी एक्सोन के पास में न्यूरोलेमाई कुछ स्थानों पर, कुछ दूरी पर न्यूरोलेमा एक्सोन के पास में आकर चिपक जाती है और जिन्हें रेनवियर के नोड बनाते हैं। और दो रेनवियर के नोड के मध्य वाला स्थान क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। यह ध्यान रखें, दो रेनवियर के नोड के मध्य वाला भाग प्रिय मित्रों इंटरनोड कहलाता है। ये बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है कि रेनवियर के नोड कहां पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड वहां पाए जाते हैं जहां पे न्यूरोलेमा धसकर एक्सोन के पास में आ जाती है, वो रेनवियर के नोड है। और इंटरनोड क्या है, दो रेनवियर के नोडों के मध्य का स्थान इंटरनोड है। एक्सोन क्या काम करते हैं, एक्सोन क्या करेंगे, सूचनाओं को कोशिका काय से दूर ले जाने का काम करेंगे। तो कोशिका काय से सूचनाओं को दूर ले जाने का काम करते हैं। जैसे हृदय होता है, हृदय में प्रिय मित्रों आपको पता है धमनियां होती है, वो रक्त को दूर ले जाने का कार्य करती है, वैसा ही कुछ ऐसा है। चलिए अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो ये एक बार आपने समझ लिया, तो अब हम न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। कक्षा 10 में भी तंत्रिका कोशिका का महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक बार आप चित्र बना ले, फिर हम इसके बारे में लिखते रहेंगे। तो न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है, न्यूरॉन को 2 भागों में बांटा गया है। न्यूरॉन, तो प्रिय मित्रों यहां पर हम चर्चा करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है, न्यूरॉन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है कोशिका काय, कोशिका काय, इसको अंग्रेजी में साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, साइटोन कहा जाता है। और एक होते हैं प्रवर्ध, प्रवर्ध होते हैं, प्रवर्ध जो होते हैं प्रवर्ध, यह प्रवर्ध होते हैं, कोशिका काय और प्रवर्ध। कोशिका काय के बारे में यदि हम देखें तो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तारकनुमा है, तारकनुमा। पहली बात कोशिका काय तारकनुमा होते हैं। दूसरी विशेषता कोशिका काय की देखें, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। निश्चल के कण पाए जाते हैं, निश्चल के कण पाए जाते हैं। ध्यान रखें, यह निश्चल के कण जो प्रिय मित्रों, ये निश्चल के कण बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये करते हैं प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यह ध्यान रखना। फिर यदि हम बात करें तो कोशिका काय में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम को अंग्रेजी में कहते हैं तारक काय अनुपस्थित होता है, जिससे तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। देखिए यहां पर रीट के अंदर एक जो उत्तक का मैटर है प्रिय मित्रों, ध्यान रखें यह उत्तक भी है, जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, इसका भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सोचते हैं कि
जो नॉर्मल जनरल साइंस ये काम चल जाएगा। आजकल प्रश्न डीपली पूछे जाते हैं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था वो निशल्क के कण से संबंधित था। और यहां पर यह भी प्रश्न आ सकता है कि तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। इसका कारण आपको जानना है कि सेंट्रोसोम का अभाव होता है। यह हमारे पास में क्या है कि इसके बारे में, और इसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्मा। ध्यान रखना, न्यूरोप्लाज्मा, इसमें पाए जाने वाले प्लाज्मा को कहते हैं न्यूरोप्लाज्मा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कोशिका काय के बारे में आपने आसानी से समझ लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रवर्ध के बारे में। प्रवर्ध आपको पता है प्रिय मित्रों, अभी मैंने बताया था 2 प्रकार के प्रवर्ध, इसको इस प्रकार से लिखेंगे एक्सोन। देखिए इसकी विशेषता क्या है, हमने चित्र की सहायता से देखा था। साइटोन जो होता है जिसे हम कोशिका काय कहते हैं, कोशिका काय से एक लंबा पतला अशाखित तंतु निकलता है। तंतु निकलता है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं, यह ध्यान रखें, इसी को साइटोन कहा जाता है। यह लंबा होता है, पतला होता है, अशाखित तंतु निकलता है जिसे साइटोन कहते हैं। फिर यहां पर यदि हम फैक्ट में देखें, यह अंतिम सिरे पर 2 शाखाओं में बंट जाता है जिसे प्रिय मित्रों क्या कहा जाता है, टीलोडेंड्रिया कहते हैं। ध्यान रखें, जिसको कहते हैं टीलोडेंड्रिया कहते हैं। इनके अंतिम सिरे पर गुंडीनुमा संरचना होती है। गुंडीनुमा संरचना होती है जिसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं, जिसे सिनैप्टिक नोब कहते हैं। यह ध्यान रखें। तो यह पहला मैटर हमारे एक्सोन के बारे में है कि इनमें अंतिम सिरे वाला भाग है वो क्या कहलाता है। जब एक्सोन अंतिम वाले भाग पर शाखा में बढ़ जाता है उसको प्रिय मित्रों ध्यान रखें टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न है। और अंतिम जो इसकी गुंडियां होती है उन्हें सिनैप्टिक नोब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सोन के बारे में। एक्सोन के चारों तरफ माइलिन का आच्छद होता है। यह हमने संरचना के बारे में देखा है। संरचना ही जब इसके बारे में पढ़ी थी तो हम यहां कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है एक्सोन के बाहर चारों तरफ माइलिन का आच्छद होता है। देखिए आच्छद का मतलब क्या होता है कि गूंद की जैसी संरचनाएं होती है, माइलिन से बनी हुई होती है, तो माइलिन का आच्छद होता है। इस माइलिन के आच्छद के चारों तरफ न्यूरोलेमा का आवरण होता है। न्यूरोलेमा का आवरण होता है। इसके बाहर चारों तरफ क्या होता है, ध्यान रखें, माइलिन के आच्छद के चारों तरफ जो आवरण होगा वो किसका आवरण होगा, न्यूरोलेमा का।
जिसका निर्माण प्रिय मित्रों कौन करती है? श्वान की कोशिका करती है। श्वान की कोशिका करती है। ये ध्यान रखें, श्वान की कोशिकाएं कहां पाई जाती है? माइलिन के आच्छद में पाई जाती है। और यह किसका निर्माण करती है? न्यूरॉन का, यानी न्यूरोलेमा का आवरण का निर्माण करती है। न्यूरॉन है तो इसके चारों तरफ जो एक्सोन के बाहर होगा उसको न्यूरोलेमा कहा जाता है। जो इसमें पॉइंट है एक्सोन में वो है रेनिवियर के नोड। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। हम यहां पे कह सकते हैं न्यूरोलेमा कुछ दूरी पर एक्सोन के पास आकर गुंडी नुमा संरचना बनाती है। संरचना यानी नोब के आकार की संरचना बनाती है, संरचना बनाती है जिसे रेनिवियर के नोड कहते हैं। रेनिवियर के नोड कहते हैं, यह ध्यान रखें, रेनिवियर के नोड कहलाते हैं। फिर यहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है इंटरनोड यानी दो रेनिवियर के नोड के मध्य का स्थान। दो रेनिवियर के नोड के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। तो प्रिय मित्रों ये था एक्सोन के बारे में, और एक्सोन का उपयोग क्या है यानी कार्य क्या है। ये कार्य क्या करता है? ये जो कार्य है ये सूचना को साइटोन से दूर ले जाता है, यानी साइटोन से दूर ले जाने का काम कौन करता है? ये एक्सोन करता है। तो यह थी एक्सोन के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए इसके बारे में एक बार हम आसानी से बिल्कुल इनको समझ लेते हैं कंसेप्ट की सहायता से। हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में अभी चित्र के द्वारा देखा था और किस प्रकार से हमें देखना है, तो इनके बारे में अभी देखिए बिल्कुल सारांश के रूप में। यह मान लीजिए एक्सोन निकलता है, एक तंतु निकलता है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है प्रिय मित्रों? ये दो शाखा में बटा होता है। जिस शाखा को क्या कहा था हमने? इन शाखा को हमने अभी कहा था टीलोडेंड्रिया कहा था। इनके अंतिम सिरे पर गुंडीनुमा संरचनाएं होती है जिसको हमने सिनेप्टिक नोब कहा था। क्या कहा था? सिनेप्टिक नोब कहा था। बिल्कुल यहां पर इसके पास में फिर क्या है कि ये इस प्रकार की संरचनाएं होती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे ये जो संरचनाएं हैं ये गुंडीनुमा संरचनाएं होती है। ये तंत्रिका कोशिका के आवेग की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देती है। इनको कहते हैं रेनिवियर के नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिवियर के नोड कहते हैं। ये वाला भाग अभी हमने कहा था न्यूरोलेमा का आवरण है। न्यूरोलेमा का आवरण किसके चारों तरफ होगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं यह है माइलिन का आच्छद होता है, इसके चारों तरफ न्यूरोलेमा का आवरण होता है। न्यूरोलेमा का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ये श्वान की कोशिका करती है। सभी में होगी, इसको समझने का इस प्रकार से है। यह श्वान की कोशिका ये क्या करती है? न्यूरोलेमा का निर्माण करती है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और इन दो रेनिवियर के नोड के मध्य का स्थान कहलाता है इंटरनोड कहलाता है। कंपटीशन में यदि प्रश्न पूछा जाता है, बस इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है निसेल के कण कहां पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के साइटोन में पाए जाते हैं। निसेल के कण का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर यह मैटर आप समझ गए होंगे। जब आप ये समझ गए हैं तो याद रखें तंत्रिका कोशिका से यदि संभावित प्रश्न आएगा तो यहां पर 60% प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। और एक और बात ध्यान रखें, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म से होती है। तो यहां पर यह तमाम फैक्ट थे। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि एक्सोन में किस प्रकार से ये सूचनाओं का प्रवाह होता है।
अब हम देखें तो सूचनाओं का जो हमारे पास में नोड के बारे में देखें, अब है डेंड्रोन। किसके बारे में है? डेंड्रोन के बारे में। दूसरा पर्वत है प्रिय मित्रों डेंड्रोन के बारे में। ये क्या करते हैं? यह बिल्कुल आप जब संरचना देखेंगे तो ये होते हैं कोशिका काय से, कोशिका काय से दो, कोशिका काय से दो शाखित पर्वत, शाखित प्रवर्ध निकलते हैं जो आधार से मोटे, आधार से मोटे तथा ऊपर से पतले होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। यह ध्यान रखें, ऊपर से पतले होते हैं। प्रिय मित्रों, ये ऊपर से पतले होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? और यह भी ध्यान रखें, ये होते हैं शाखित। कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। ये होते हैं प्रिय मित्रों शाखित। और इनका कार्य होता है सूचनाओं को, सूचना को कहां पर लाना? कोशिका काय तक लाना, कोशिका काय या हम कहें साइटोन तक लाना। यह सूचना को कोशिका काय को, कोशिका काय या साइटोन तक लाना, यह सूचना को लाने का काम करते हैं और एक्सॉन ले जाने का काम करते हैं। यह भी आप ध्यान रखें। चलिए, जब बहुत सारे डेंड्रोन्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें डेंड्रोन्स कहा जाता है, अकेले को डेंड्रोन कहते हैं। अब यहां पर हम कहीं बात करें कि सूचनाएं किस प्रकार से कहां से जाती है, किस रूप में जाती है, तो नेक्स्ट हमारे पास में यदि हम इस प्रकार से संरचनाएं देखें तो प्रिय मित्रों ये अंतिम जो वाला भाग होता है इस प्रकार से यहां पर यह बटा हुआ होता है, जो हमने अभी गुंडीनुमा संरचना देखी थी। ये वाला भाग इसका होता है एक जोन, एक जोन होता है ये वाला भाग, और ये वाला भाग होता है इसकी गुंडी, गुंडीनुमा संरचना होती है। और यह इसका वाला भाग कहलाता है बटन। क्या कहलाता है? बटन कहलाता है। और यहां पर यह कहलाता है सिनेप्टिक, सिनेप्टिक वेसल कहलाता है, सिनेप्टिक वेसल कहलाता है। और यहां पर यदि हम देखें तो यह वाला भाग कहलाता है सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब, नोब कहलाता है, यानी सिनेप्टिक नोब इसको कहते हैं। यह वाला भाग सिनेप्टिक नोब है। ये जो गुंडीनुमा संरचना निकल रही है इसके बारे में यदि हम देखें, यह सिनेप्टिक वेसल होगा जिसके अंदर ये तमाम रासायन भरे हुए रहेंगे और यह कहलाता है बटन, ये सिनेप्टिक नोब कहलाता है। अब यदि हम देखते हैं तो ये वाला भाग इस प्रकार से है, यह है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन, इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इस वाले जो इसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है इसको प्रिय मित्रों कहा जाता है सिनेप्टिक क्लिप कहा जाता है, CLEP क्लिप, यानी हम कह सकते हैं सिनेप्टिक क्लिप कहा जाता है। तो आपको यह हम आगे अभी देखेंगे कि दो न्यूरॉन जो होते हैं प्रिय मित्रों, यहां पर इस संरचना को आप ध्यान से देखें तो यदि आप समझ जाएंगे आसानी से। मान लीजिए यह हमारे पास में तरकुनुमा संरचना है, यहां पर डेंड्रोन निकले हुए हैं, तो यहां पर वापस ये जो होते हैं ये इस प्रकार शाखा में बंटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये वाले जो मान लीजिए ये एक जोन है, ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो यह संरचना यदि आपके समझ में आ गई तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये वाला भाग होता है प्रिय मित्रों इसका डेंड्रोन। क्या होता है? डेंड्रोन होता है। ये वाला भाग होता है इसका एक जोन। और यहां पर हमारे पास में प्रिय मित्रों दो तंत्रिका है। क्या है? दो तंत्रिका है और इसका संधि स्थल कहलाता है सिनेप्सिस कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। ध्यान रखें सिनेप्सिस
जो होता है वो क्या होता है, सिनेप्सिस कहते हैं। दो तंत्रिकाओं का संधि स्थल सिनेप्सिस कहलाता है, जिसमें एक तंत्रिका का डेंड्रोन और दूसरे तंत्रिका का एक जोन आपस में जुड़ा हुआ होता है। कभी यह प्रश्न भी आता है, तंत्रिका में सिनेप्सिस किसके मध्य होता है? सिनेप्सिस में एक तंत्रिका का डेंड्रोन और दूसरे तंत्रिका का एक जोन आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? सिनेप्सिस का निर्माण करते हैं। और यहां थोड़ा सा एक ध्यान रखें, इस मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आता है। सिनेप्सिस यह पाया जाता है गुणसूत्रों में। गुणसूत्र जब आपस में जुड़ते हैं तो ध्यान रखें, गुणसूत्रों का संधि स्थल क्या कहलाता है? यहां SIS आएगा और यहां पे SES आता है, वो होता है तंत्रिका का, जो दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है उनका संधि स्थल कहलाता है सिनेप्सिस। SES आता है। और इसमें होता है सिनाप्सिस यानी गुणसूत्र, इसमें SIS आता है। अंग्रेजी में आप देखकर ऑप्शन ढूंढ लेना, जिसमें SIS है वो गुणसूत्रों का संधि स्थल है, जिसमें SES है वो तंत्रिकाओं का संधि स्थल है। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर होता क्या है, इनके अंदर प्रिय मित्रों जो रसायन होते हैं तंत्रिका आवेग के अंदर, वो क्या क्या होते हैं? वो आर पार ऐसे चले जाते हैं। ये सूचनाओं को देते समय क्या होते हैं कि ये सिनेप्सिस जो पोस्ट से मेम्ब्रेन से यानी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करते हैं और यह इसमें सिनेप्टिक क्लिप के अंदर भरे हुए रहते हैं। पहले जो है वो रसायन है गाबा। क्या नाम है? गाबा। इनका अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। फिर होता है हिस्टामाइन। ये रसायन होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के आवेग के प्रवाह से संबंधित हैं। तीसरा जो होता है वो होता है एसीटोकोलाइन। एसीटोकोलाइन होता है, ये इसमें एक रसायन भरा हुआ होता है, वो होता है प्रिय मित्रों एसीटोकोलाइन। यह इसके अंदर भरा हुआ रहता है सिनेप्टिक, जो हम कहें सिनेप्टिक क्लिप के अंदर। फिर यदि हम तीसरे एंजाइम के जो इनके रासायन के बारे में बात करें तो नोरएड्रेनालिन। नोरएड्रेनालिन, लीन या नीन होता है, नोरएड्रेनालिन होता है। यह इसके अंदर क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं। गाबा होता है, हिस्टामाइन होता है, एसीटोकोलाइन होता है, नोरएड्रेनालिन होता है। यह तमाम रासायन इससे संबंधित है। अब देखिए यहां पर प्रश्न जो पूछा जाता है, हिस्टामाइन का संबंध तो एलर्जी से होता है और एसीटोकोलाइन क्या करता है? इसके आवेग से संबंधित होता है। सूचनाएं किस प्रकार से बहेगी, क्या होगी। फिर नोरएड्रेनालिन होते हैं और गाबा के बारे में बात करते हैं। एक प्रिय मित्रों होते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहां पर इस प्रकार की इनकी संरचना होती है, एंड की जो हम गुंडीनुमा संरचना देखते हैं। चलिए अब हम गाबा के बारे में देखते हैं। फिर जब हमारे कोर्स के अंदर सिलेबस में प्रश्न आता है तो हम सोचते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये तमाम फैक्ट किससे संबंधित हैं? ये तमाम फैक्ट हमारी तंत्रिकाओं से संबंधित हैं। पहला अभी हमने चर्चा किया था गाबा, तो आप इसका नाम लिख लें। गाबा का क्या नाम होता है? नंबर 1 इसका नाम होता है गामा अमीनो। इसका नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटाइरल एसिड। प्रिय मित्रों गामा अमीनो ब्यूटाइरल एसिड होता है, यह क्या करता है? हृदय स्पंद को क्या करता है? डिक्रीज करता है, हृदय की धड़कन को कम लाता है। लेकिन यह तंत्रिका कोशिका के आवेग को बढ़ाता है। यह ध्यान रखें, गामा अमीनो ब्यूटाइल एसिड होता है। यह इसकी जब मात्रा क्या करती है? यह हृदय की स्पंद को कम करने का काम करते हैं, तंत्रिका कोशिका के आवेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दूसरा जो रसायन काम में आता है उसका नाम होता है प्रिय मित्रों डोपामाइन। यह पागलों से संबंधित है तो इसका नाम है डोपामाइन। देखिए डोपामाइन क्या करता है? जब इसकी अधिकता होती है, अधिकता हो जाती है तो वो पेशेंट हो जाता है सीजोफ्रेनिया का।
यानी हर बात पर क्या करता है, वो किसी व्यक्ति पर शक करता है कि वो कहां जा रहा है, कैसे है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, पढ़ रहे हो, आप अचानक सोचने लग जाओगे पता नहीं क्या होगा, यदि पट्टी ऊपर पड़ जाएगी तो क्या होगा। और यदि आप पढ़ रहे हैं अचानक सोचोगे यदि भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा। तो प्रिय मित्रों, कुछ नहीं होता है, जो लिखा होगा वही होगा। पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाते हैं पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर यह डोपामाइन का लेवल होता है। ध्यान रखें, एक बार इसका लेवल इम्बैलेंस हो गया फिर इसका इलाज है, दवाइयां लेते रहिए और मौज करते रहिए। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से प्रिय मित्रों होता है पार्किंसोनिज्म रोग। पार्किंसोनिज्म जो रोग होता है वो इनकी कमी से रोग होता है। ये डोपामाइन, इसके लिए आपने कभी देखा होगा दवाइयां दी जाती है, और रेजरपाइन जैसी दवाइयां दी जाती है, बहुत ही घातक होती है। तो ये सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं अधिकता से और कमी से पार्किंसोनिज्म रोग होता है। ये ऑप्शन से आप उनमें ढूंढ लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये थे तमाम रसायन। तंत्रिका आवेग का संचरण, तंत्रिका आवेग का संचरण। मान लीजिए यह हमारे पास में क्या होती है, ये न्यूरोलेमा जो होती है इस प्रकार से होती है। इसके सबसे पहले यदि हम कहें तो स्थायी अवस्था, जब कोई संतुलन की अवस्था स्थायी अवस्था होती है, जब कोई आवेग प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उस समय प्रिय मित्रों क्या होता है, यहां पर इसको कहेंगे आईसीएफ और इसको कहेंगे ईसीएफ, यानी इंटरनल कार्डियो फ्लूइड और एक्सटर्नल कार्डियो फ्लूइड इसको कहा जाता है सेरिब्रो, यानी इसको इंटरनल सेरिब्रो फ्लूइड और एक्सटर्नल सेरिब्रो फ्लूइड, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ द्रव्य, ये ध्यान रखें आप। तो सबसे पहले प्रिय मित्रों क्या होता है इसके अंदर, यहां पर सोडियम के 3 आयन, जब स्थायी अवस्था में 3 सोडियम के आयन क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, 2 पोटेशियम आयन ही सिर्फ बाहर आ पाते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। फिर इसका संतुलन बनाने के लिए क्या करता है, एक क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आता है, एक क्लोराइड आयन। तो यहां पर अंदर वाली सतह पर क्या हो जाता है, माइनस आवेश हो जाता है, और बाहर वाली सतह पर प्रिय मित्रों प्लस आवेश हो जाता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जब हमें कोई आवेग प्राप्त नहीं हो रहा है तंत्रिका को, तो न्यूरोलेमा के अंदर वाला भाग ऋणावेशित होता है, बाहर वाला भाग धनावेशित होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ गति करते हैं, आईसीएफ से ईसीएफ में जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन ईसीएफ से आईसीएफ में आते हैं। उसी समय एक क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आ जाता है, जिससे अंदर वाले पर ऋणावेश हो जाता है, बाहर वाले पर धनावेश आ जाता है। और जब सक्रिय अवस्था होती है तब क्या होता है, सक्रिय अवस्था में देखिए एक्टिव अवस्था में उल्टा हो जाता है। एक्टिव अवस्था में प्रिय मित्रों इस प्रकार से होता है, अभी मैंने बताया था ये ईसीएफ होगा, ये आईसीएफ होगा। तो अंदर वाले में सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, यहां पर या क्लोराइड आयन बाहर की तरफ जाते हैं। तो अंदर वाला भाग न्यूरोलेमा का प्लस प्लस हो जाता है, बाहर वाला माइनस माइनस हो जाता है न्यूरोलेमा के। तो इसमें तंत्रिका क्या होती है, सक्रिय अवस्था में होती है, अपने आवेग को बढ़ाती है और इनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं इंटरनोड। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे। और आगे हम उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में हम लेके आएंगे संयोजी उत्तक जो बचे हुए हैं। या अब चलिए तंत्रिका के बारे में नेक्स्ट जो एक फैक्ट रह गया है 3-4 लाइनों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ध्रुवीय तंत्रिका उत्तक और द्विध्रुवीय तंत्रिका उत्तक। फिर हम यहां पर देखें तंत्रिका उत्तक के भाग। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रिय मित्रों वो है तंत्रिका उत्तक के भाग। तंत्रिका उत्तक के भाग यदि हम देखें, एक ध्रुवीय में क्या होता है यह ध्यान रखें। यहां पर एक ध्रुवीय में नो यानी डेंड्रोन जो होता है वो होता है 0, डेंड्रोन बिल्कुल नहीं होता। प्लस एक जोन कितना होता है, एक जोन होता है 1। ध्यान रखें एक ध्रुवीय तंत्रिका, एक जोन कोई भी तंत्रिका कोशिका हो उसके अंदर एक ही होगा, यानी एक जोन की संख्या हमेशा 1 होगी। डेंड्रोन 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। डेंड्रोन इनमें 0 होता है, इसमें 1 होता है। अब हम कहें एक ध्रुवीय कहां पे पाया जाता है, तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में जो है वो तंत्रिका एक ध्रुवीय होती है। चलिए द्विध्रुवीय के बारे में देखते हैं।
ध्रुवीय। द्विध्रुवीय क्या होता है? बाइपोलर होता है। इसके बारे में देखते हैं तो इसमें प्रिय मित्रों डेंड्रोन जो होता है, डेंड्रोन और प्लस बात करें एक जोन की, डेंड्रोन एक होता है प्लस एक जोन भी एक होता है, यह द्विध्रुव है। अब हमें कहें द्विध्रुव कहां पाया जाता है? देखिए नाक के अंदर हमारा जो होता है, नाक में 2 छेद होते हैं, आंख भी 2 होती है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे जो नाक का चेंबर होता है यानी नेजल चेंबर में पाया जाता है, और यहां पर हम कह सकते हैं आंख में भी इस प्रकार का पाया जाता है, अर्थात रेटिना में, रेटिना में आंख और नाक में द्विध्रुवीय होते हैं। फिर यदि हम बात करें बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय के बारे में देखें तो प्रिय मित्रों डेंड्रोन जो होते हैं प्लस एक जोन, एक जोन एक होता है, डेंड्रोन होते हैं अनेक। एग्जाम्पल के लिए स्पष्ट रूप से लिखें तो मस्तिष्क, मस्तिष्क व मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में इस प्रकार के बहुध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक प्रश्न आता है अध्रुवीय न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्रुवीय जो उत्तक होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं? अध्रुवीय तंत्रिका तंत्र कहां पे पाया जाता है? तो एक आता है प्रिय मित्रों अध्रुवीय, अध्रुवीय ध्यान रखें अध्रुवीय हैं, इसमें क्या होते हैं? डेंड्रोन्स और एक्सोन की बात करें तो ये 0 और ये भी 0 होते हैं। ये होते हैं सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में और टीनोफेरा में पाए जाते हैं, टीनोफेरा में। तो यहां पर यह इस प्रकार के अध्रुवीय होते हैं, डेंड्रोन्स और एक्सोन्स का इसमें अभाव होता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं तंत्रिका वाला मैटर आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी यदि आपको कोई सुधार चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।